हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं पिछले एक साल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जो इश्यूज रहे हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स इन लास्ट ईयर में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आया है वो है सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन का क्रिएशन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है फर्स्ट एज यू नो सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं, सीडीएस बनाए गए हैं। तो सीडीएस की पोजीशन के लिए सवाल कहाँ से उठा और क्या सारी चीज़ें हुई थी। तो 1999 में यानी कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय पर तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल की कमी होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखनी पड़ी थी। और इसके बाद में एक कारगिल रिव्यू कमेटी नाम से एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी के गठन किया गया था सरकार के द्वारा, जिसने उस युद्ध में जो कमियां रह गई थी उसको लेकर जो है वो बात करी। और इस कमेटी ने एक मेजर रिकमेंडेशन, एक बहुत ही मुख्य सिफारिश दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की पोस्ट की आवश्यकता भारत देश को है, जिस पे बहुत सालों से विचार चलता रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पे काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसको आखिरकार पिछले साल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया। और इस साल की शुरुआत पे यानी कि 1 जनवरी 2020 को इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे विस्तार से। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो है जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना अध्यक्षों के ऊपर नहीं होंगे, पर तीनों के समान ही होंगे, पर उनसे पहली सलाह की जाएगी। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि ये सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए, तीनों सेनाओं को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ सरकार को एक बिंदु पर ही मशवरा देने के लिए समर्थ होंगे। एक तरीके से जो डिफेंस है यानी कि अपने देश का रक्षा तंत्र है, तीनों सेनाएं हैं और सरकार उनके बीच में एक तरीके से मध्यस्थ का तरीके से काम करेंगे। तीनों सेना अध्यक्षों के बराबर ही इनकी रैंक होगी, इनका दर्जा उनके बराबर ही होगा, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इतिहास है। और ये जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म मिलिट्री एडवाइजर होंगे। जैसा मैंने कहा, तीनों सेना अध्यक्षों के बराबर ही होंगे, पर उन सबसे सीनियर होंगे, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 62 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, जबकि इनका जो है वो 65 साल या 3 साल की सर्विस इनमें से जो पहले होगा उसके हिसाब से होगा। तो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होंगे। इनका पदवी जो होगी, इनका जो ओहदा होगा वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी यानी कि पदेन सेक्रेटरी लेवल का जो होगा वो होगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करेंगे। हालांकि जो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर नहीं होंगे या डिफेंस सेक्रेटरी की जगह नहीं लेंगे। जो रक्षा सचिव होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, वो अपनी जगह बने रहेंगे, वो सरकार में या रक्षा मंत्रालय का पूरा कार्यभार देखेंगे। ये उनके सहायता के तौर पर या उनके अंदर में एक विभाग अलग बनाया गया है जो कि मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम करेंगे। और ये जो है वो एक नए विभाग को जो है वो संभालेंगे, मिलिट्री अफेयर्स का जो विभाग होगा उसको संभालेंगे। ठीक है। और ये जो है, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर फर्स्ट अमंग इक्वल्स यानी कि तीनों सेना अध्यक्ष में प्रथम माने जाएंगे। तीनों सेना अध्यक्ष में पहले इनसे राय ली जाएगी या फिर इनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट जो आपको ध्यान होना चाहिए वो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में बात करते हैं। तीनों सेना अध्यक्षों की एक समिति होती है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसको कहा जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंदर तीनों सेना अध्यक्ष मिलकर जो है वो फैसले लेते हैं। तीनों सेनाओं के तालमेल के लिए ये समिति बनाई गई थी। अभी तक ये होता रहा था कि इन तीनों सेनाओं अध्यक्षों में से जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होंगे, सीनियर होंगे, वो इस समिति के अध्यक्ष माने जाते थे या उस समिति के अध्यक्ष बन जाते थे। बट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक परमानेंट पदवी रहेगी और वो इन तीनों सेना अध्यक्षों के अलावा इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के परमानेंट हेड रहेंगे, सीडीएस रहेंगे। मतलब अब इस समिति में पहले 3 जहां सदस्य हुआ करते थे, अब 4 हो जाएंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कुछ फंक्शंस एंड रोल्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। इनका मेजर काम होगा कि डिफेंस बजट को जो है वो ट्रिम करना, कि डिफेंस में बहुत सारा पैसा जो है वो फालतू चीज़ों में व्यर्थ हो जाता है, जिससे कि आर्म्स एंड एम्यूनेशंस यानी कि हथियार, गोला बारूद वगैरह खरीदने के लिए, एडवांस प्लेन वगैरह खरीदने के लिए जो है वो बजट कम बचता है और इसकी वजह से भारत देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों पर तीनों सेनाओं की जो चीज़ें, अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट एक्स आर्मी में भी है, एक कंपोनेंट एक्स एयरफोर्स में भी है, एक कंपोनेंट एक्स नेवी में भी है, तो इन तीनों को मिलाकर कहीं अगर क्या किसी तरीके से साझे तौर से मिलजुल के किसी तरीके से तीनों को एक्स की ज़रूरत ना पड़े, दो या एक से ही काम हो सकता है तीनों सेनाओं का, तो उसकी वजह से अगर एक्स का खर्चा, एक्स को खरीदने का जो विदेशों से आता है उसका खर्चा बचता है, तो उस वाली तरीके की चीज़ पर काम करने के लिए ये जो है वो ध्यान देंगे। तीनों सेनाओं का एक तरीके से इंटीग्रेशन और तीनों सेनाओं का आपसी सहयोग बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये जो है वो तीनों सेनाओं को मिलाकर काम करने के लिए निर्देश भी दे सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी होगी डायरेक्टली, सर्विस चीफ जो हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उन तीनों को जो है वो डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। और थिएटर कमांड यानी कि अभी जैसा आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, इन्होंने अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बनने के बाद ही बिपिन रावत ने एक घोषणा भी की थी कि एयर कंबाइंड कमांड या एयर थिएटर कमांड बनाई जाए, तो एक तरीके की संयुक्त कमांड तीनों सेनाओं की बना सकें, जिससे कि बेस्ट तरीके से इंडिया को डिफेंस, इंडिया को जो है वो सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस तरीके के काम करने के लिए इनको बनाया गया है। ये तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को और कमांड्स को जो है वो एक तरीके से एक मंच पे लाएंगे और सहयोग करने में हेल्प करेंगे। ये जो हैं वो सभी डिफेंस एक्वाइजेशंस यानी कि खरीद फरोख्त वगैरह से जुड़े हुए जो समिति होती है उसकी एक्वाइजेशन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो डिफेंस प्लानिंग के लिए कमेटी होती है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जो हैं अजीत डोभाल, उनकी समितियों के भी सदस्य ये बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तीनों सेना अध्यक्षों से अलग अलग सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं होगी, ये सिंगल पॉइंट की तरह काम करेंगे। वहीं फंक्शन एज मिलिट्री एडवाइजर टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि किसी भी तरीके से अगर न्यूक्लियर हमला होता है या फिर न्यूक्लियर कोई भी परमाणु से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, तो इन सभी मामलों के अंदर जो भारत सरकार का फैसला होता है उसके अंदर जो कमिटी बनाई गई है, जो अथॉरिटी होती है, उसको न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कहा जाता है और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अंदर सेना की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे जनरल बिपिन रावत। उसी तरीके से 5 साल का डिफेंस कैपिटल एक्वाजिशन यानी कि जो डिफेंस की गोला बारूद, हथियार, प्लेन्स, एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदने का जो काम है, उन सब चीज़ों को जो है वो एक तरीके से कंसोलिडेट और उसकी प्लानिंग करेंगे 5 साल में, और प्रायोरिटी देखेंगे कि किस फोर्स को, किस सेना को जो है वो पहले ज़रूरत है, किस चीज़ की अभी आवश्यकता है एकदम से, उन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे और इन सब चीज़ों के बेस पे जो है वो काम करेंगे। रिफॉर्म लाएंगे फंक्शनिंग में तीनों सेनाओं की, और इनकी सैलरी वगैरह जो हैं, पर्क्स वगैरह जो हैं, सभी सेना अध्यक्षों के समान ही होगी। खास बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है, प्री ओरिएंटेड डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इनकी पदवी जो रहेगी वो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI अधिनियम जो है उसके अधीन आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो सिक्योरिटी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद की कुछ समस्याएं हैं, इंटरनल जो भारत से अलग होने वाले कुछ संगठन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनमें एक बोडो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। बोडो एग्रीमेंट जो है वो अभी हाल ही के अंदर किया गया है, ये 3रा बोडो एग्रीमेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो है वो अनाउंस किया है कि 1500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है बोडो एरिया को दिया जाएगा असम में। हम बात करेंगे बोडो एरिया वगैरह क्या है, तो शुरुआत से थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोडो जो है वो आसाम में रहने वाली सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, और इनका मानना है कि असम के अंदर बाहर के आने वाले लोगों की वजह से इनकी जनजाति की कला, संस्कृति और सभी चीज़ों पे जो है वो खतरा आ गया है, जिसकी वजह से ये अपने आप को अलग करते हुए या अलग एक बोडो लैंड की मांग जो है बहुत सालों से कर रहे थे। 1980 के दौर के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सशस्त्र विद्रोह या हथियार लेकर जो है वो सरकार के खिलाफ बोडो आतंकवादी संगठन उभरे, जो लड़ने लगे सरकार के खिलाफ। इन लोगों ने मुख्य तौर से जब बांग्लादेश से लोग आने लगे थे भारत के अंदर 1971 के दौर में, उससे पहले, तो ये लोग जब आसाम वगैरह आकर बसने लगे तो उसकी वजह से ये आतंकवादी संगठन ज़्यादा सक्रिय हो गए और इन लोगों के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए।
भारत सरकार ने बहुत कोशिशें की कि बोडो संगठन जो है वो किसी तरीके से शांति समझौता करें भारत सरकार के साथ, और इस वजह से जो है वो काफ़ी कोशिशें की गई थी। और इसी कोशिशों के अंदर से जो है वो इस बार एक काफ़ी सफल कोशिश जो है भारत सरकार की ओर से दिख रही है, जो कि इसको आप बहुत ही ज़्यादा तौर पे मान सकते हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि सबसे सफल बोडो समझौता है। इसके पीछे कारण है कि बोडो पीस अकॉर्ड 2020 जो है, इसके अंदर खास तौर से ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ABSU, ठीक है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB और असम गवर्नमेंट, इनके बीच में समझौता हुआ है। अभी इससे पहले जो भी समझौते बोडो संगठनों के साथ हुए थे उसमें सभी आतंकवादी संगठन शामिल नहीं थे, या सभी संगठन शामिल नहीं थे। इसलिए अगर मान लीजिए दो संगठन है A और B, A ने समझौता कर लिया तो B वाले अभी भी हथियार लेके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस वजह से ये समझौते, इससे पहले वाले समझौते सफल नहीं हो पाए थे। बट इस बार ये जो बोडो समझौता हुआ है ये इसलिए सफल माना जा रहा है, या फिर सरकार को उम्मीद है कि इसलिए सफल होगा क्योंकि इसमें सभी आतंकवादी संगठन जो है वो शामिल है। इस समझौते के अंतर्गत जो है 1500 लोगों ने जो है वो यहाँ पे 1500 करोड़ भारत सरकार ने दिए हैं, और बोडो अकॉर्ड ने जो है वो इन लोगों को या इन क्षेत्रों को, जो बोडो क्षेत्र हैं, इन बोडो क्षेत्रों को जो है वो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और इस तरीके के ट्राइबल एरिया यानी कि जनजातीय क्षेत्रों को जो है वो इस तरीके के आर्थिक और राजनीतिक फायदे पहुंचाने के लिए कहा है। और अलग बोडोलैंड की अब ये मांग नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये सीख नहीं करेंगे, ये मांगेंगे नहीं कि साहब हम जो है वो अलग एक बोडोलैंड बना के दे दीजिए हमें। तो इसलिए ये एक सफल समझौता आप मान सकते हैं, भारत सरकार की ओर से इसको कहा जा रहा है। तो इसके अंदर जो मुख्य बातें आती है वो ये आ रही हैं कि बोडोलैंड में देख सकते हो आप, ये क्या है, बोडोलैंड कहाँ पर है। असम का मैप देख रहे हैं अपन, इंडिया में असम का मैप देख रहे हैं, तो 4 जिले आते हैं बोडोलैंड के अंदर। आपको खास तौर से इन 4 जिलों का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। ये 1 2 3 4, 1 कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी, ये 4 जिले जो हैं, यानी कि यहाँ से मुख्य तौर से आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है या ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस तरीके से बहती है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तर की ओर के इलाके, ठीक है, जिसकी सीमा जो है वो यहाँ पे आपके थोड़ी बहुत तो भूटान से लगती है और अरुणाचल की तरफ जाती है। तो इस तरीके से ये वाले उत्तरी इलाके जो हैं ये बोडोलैंड कहलाते हैं, या इन 4 जिलों को मिलाकर ही ये बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो बनाई गई है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जिसको कहा जाता है वो बनाई गई है, और इन 4 जिलों में काम करती है। तो ये 4 जिले खास तौर से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और असम अकॉर्ड या बोडोलैंड अकॉर्ड में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो इसी तरीके से थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो असल में हिस्ट्री ऑफ बोडो अकॉर्ड, मैंने जैसा कहा 3 बोडो अकॉर्ड हुए हैं। पहला बोडो अकॉर्ड जो हुआ था भारत सरकार के साथ में, फर्स्ट अकॉर्ड जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बनी थी, एक तरीके की स्वायत्त संस्था बनाई गई थी, जो कि बोडोलैंड यानी कि इन 4 जिलों के अंदर जो है वो जो जनजातियां हैं उनके भले के लिए काम कर रही थी, और मुख्य तौर से एक तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। एक तरीके से इसमें पॉलिटिकल शक्तियां इनको दे दी गई थी, आर्थिक वगैरह तरीके की शक्तियां इनमें नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ सेकंड बोडो अकॉर्ड जो है, यानी कि दूसरा बोडो समझौता जो हुआ था वो 2003 में हुआ था भारत सरकार के साथ में, और इसकी वजह से बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये अभी भी चल रही है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है इसने क्षेत्र बना दिया। ये 4 जिले मिलाकर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी, BTC, इसमें 4 जिले आते हैं, ये 4 जिले आते हैं, वो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ बनी 2003 के अंदर। और अभी इसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। पहले पॉलिटिकल अधिकार थे इनके पास में, अब इनको कुछ आर्थिक स्वायत्ता भी दे दी गई, इंडिपेंडेंस भी दे दी गई है, ताकि अपने क्षेत्र के अंदर के विकास कर सकें। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि हमारे देश में 6ठी अनुसूची के अंदर जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास में अधिकार दिए गए हैं कि वो नोटिफाई कर सकते हैं एरियाज को, और उसी तरीके से इस एरिया को, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाले एरिया को जो है वो अलग से कुछ पावर एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम इस समझौते के अंतर्गत, ठीक है। तो यही एरिया, जो 4 एरिया हैं, उन्हीं को हम बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, BTAD भी बोलते हैं। BTC यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये उस एरिया को चलाने वाली समिति है, काउंसिल है, और इसी के अंदर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो
ये इस बार के बोडो समझौते के अंदर कुछ एक बातें आई है। 1550 बोडो आतंकवादी जो हैं 1550 बोडो आतंकवादी जो हैं उन्होंने जो है वो भारत सरकार के सामने जो है वो समर्पण कर दिया है हथियारों के साथ में। खास तौर से ध्यान रखने वाली 130 हथियारों के साथ में जो है वो इन्होंने समर्थन किया, भारत सरकार के साथ में जो है वो ये समझौता हुआ है उसका समर्थन किया है और आत्मसमर्पण कर दिया है। इसीलिए ये बहुत ही सफल समझौता माना जा रहा है। 30 जनवरी 2020 को ये हुआ है और ये इसकी सबसे बड़ी जो है सफलता आप मान सकते हो। दूसरी तरफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है जिसने इस एरियाज के लिए बनाया गया था वो शिक्षा, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर यानी कि फल वनस्पति वगैरह से जुड़े हुए मामले, फॉरेस्ट यानी कि जो आपके वन वगैरह होते हैं उससे जुड़े हुए मामलों को देख सकती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह कि पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक अधिकार जो कि भारत सरकार के पास होते हैं वो रहेंगे। रेवेन्यू यानी कि राजस्व वगैरह भी जो है वो इनको नहीं दिया है, वो गवर्नमेंट के बाद कंट्रोल हो रहे थे, बट इसमें थोड़े बहुत इनके अधिकारों को दे दिया है। जैसे फॉरेस्ट से आने वाला जो उत्पाद होते हैं जिनको मुख्य तौर से आदिवासी बेचा करते हैं, उनका आजीविका उस पर निर्भर होती है, वो सारी चीज़ें इनको डेलीगेट कर दी गई हैं। इनको एक तरीके से उसमें रियायत दे दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के लिए इसमें विकास में के लिए पैसा ले सकते हैं। BTC वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची, जैसा मैंने आपको बताया उसके अंदर इसकी अधिकारिता है, इसको वहाँ से मान्यता प्राप्त है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री ओरिएंटेड। और बोडो ट्राइब्स विल गेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स आफ्टर दिस एग्रीमेंट। जैसा मैंने बताया राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरीके का फायदा इसकी वजह से होगा और इसके बदले में इन्होंने हथियार त्याग दिए हैं और अलग बोडोलैंड की मांग को त्याग दिया है। अब ये बोडो जो आतंकवादी संगठन थे वो अब इसी ढांचे में रहकर, इस एरिया के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस कमीशन के अंदर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल होती है इसके लिए चुनाव होते हैं, इसमें इलेक्शन में होते हैं क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर है, जैसा मैंने आपको बताया राजनीतिक शक्तियां हैं, तो इस वजह से ये इसमें इलेक्शन वगैरह लड़ सकते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरीके से द एग्रीमेंट विल प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स, इसमें राजनीतिक अधिकार मिल गए हैं और इकोनॉमिक पैकेज भी मिला है। सरकार ने जो है वो 1500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पंडितों ने ये भी कहा है कि ये जो है वो एक बहुत ही सफल और बहुत ही कारगर एग्रीमेंट है, समझौता है, जिसके माध्यम से बोडो जनजातीय क्षेत्रों के जो अधिकार हैं और उनकी कला संस्कृति उसको बचाने में सहायता मिलेगी, संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट आ गए हम, इस साल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोक्योरमेंट किए हैं भारत सरकार ने। ये प्री ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, बट आप मेंस में भी अगर इस तरीके की चीज़ पूछी जाती है, डिफेंस अपडेशन, डिफेंस में क्या अपडेट चल रहा है वगैरह इनमें, या फिर क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है वगैरह, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा राफेल, ये डील बहुत साल पहले हो गई थी बट इस साल ये सफल हुई। इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट हुए थे और साथ ही साथ ये फ्रांस की है डील, तो ये फ्रांस से हमने जो है वो प्रोक्योर किया था और विजयदशमी पे जो है वो जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो राफेल का टीकाकरण किया था और सारी चीज़ें जो है वो तिलक लगाया था और ये वाली सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम न्यूज़ में चली थी। तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। राफेल की फ्रांस के साथ डील हुई है। तेजस जो है ये हमारे यहीं पर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, खुद ही का बनाया हुआ प्लेन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा था। स्पाइक मिसाइल, ये भी हमने एंटी टैंक मिसाइल हैं जो प्रोक्योर की हैं इजराइल से। इजराइल देश जो है उससे हमने ये खरीदी थी। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, नाग मिसाइल, इंडिया में खुद की डेवलप कर रही मिसाइल थी, बट हुआ ये था कि अभी जो हमारी खुद की डेवलप नाग मिसाइल है उसका डेवलपमेंट बीच में अटका हुआ है, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो इस वजह से हमारे देश को एक ज़रूरत थी एंटी टैंक मिसाइल की हाथों हाथ, और इसकी वजह से स्पाइक को एक शॉर्ट प्रोक्योरमेंट या फिर एक अर्जेंट प्रोक्योरमेंट फंड के माध्यम से खरीदा गया था। ये भी मोदी सरकार का ही किया हुआ है। मोदी सरकार ने पिछली सरकार यानी कि इस इलेक्शन से पहले एक नए तरीके का फंड जो है वो डिफेंस के लिए एलोकेट किया कि अगर किसी भी फोर्स को
हाथों हाथ किसी चीज़ की अर्जेंट ज़रूरत है तो उसके लिए एक छोटा अमाउंट जो है वो उनके पास में रखा जाए ताकि वो इमरजेंसी के लिए किसी भी तरीके की कंडीशन के अंदर वहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर सके। तो स्पाइक मिसाइल उसी का एक एग्जांपल है, जो फास्ट प्रोक्योरमेंट फंड के माध्यम से या उसके अंतर्गत जो है वो इसको भारत ने इजराइल से खरीदा था। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एंड बहुत ही अच्छी मिसाइल मानी गई है जो स्पाइक मिसाइल मानी जाती है। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे चलती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब आप एक बार टारगेट को जो है वो लॉक कर दीजिए और फायर कर दीजिए, वो टारगेट को हिट करेगी, आपको भूल जाना, आपको देखने की जरूरत नहीं है हिट किया या नहीं किया, वापस तो नहीं दागने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बार फायर एंड फॉरगेट मिसाइल मानी जाती है। इसी तरीके से हमने जो है वो साउथ कोरिया से K9 जो है वो वज्रा नाम से गन खरीदी है। ये साउथ कोरिया की है, दक्षिण कोरिया है ये, ठीक है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है जो इसी साल के अंदर हुआ है डिफेंस के उससे। S-400 मिसाइल सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इशू में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये रशियन मेड सिस्टम है और ये एक जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इशू हुआ था क्योंकि अमेरिका ने इंडिया से कहा था कि आप रशियन मेड S-400 सिस्टम को नहीं खरीदिएगा। और इसका ऐसा करने के पीछे कारण था कि अमेरिका अपना सिस्टम हमें बेचने की कोशिश कर रहा था, रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही टेंशन को देखते हुए, दूसरी वजहों से भी। बट इंडिया ने S-400 सिस्टम को लेने का फैसला किया। इसमें अमेरिका ने जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव डाला था इंडिया पर कि आप रशिया से सिस्टम नहीं खरीदेगा। बट फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने आखिरकार S-400 को खरीदने का फैसला किया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस एंड अच्छा सिस्टम है। करंट की बात करेंगे तो S-400 सिस्टम को अभी हाल ही में टर्की ने भी खरीदा है, जिसको लेकर अमेरिका और टर्की के बीच में भी ऐसा ही कुछ विवाद जो है वो चल रहा था। S-400 सिस्टम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले साल। ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिक्योरमेंट्स हैं जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में रहे गवर्नमेंट की तरफ से, और इनकी वजह से जो है वो हमारा डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं क्योंकि एयरफोर्स के पास में अगर बात करें तो जो स्क्वाड्रन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, 42 सैंक्शनड स्क्वाड्रन होने चाहिए एयरफोर्स के पास, जो कि कम होकर लगभग 32 पहुंच गए। तो ये जो है वो एक समस्या है, चिंता का विषय है भारत सरकार के लिए। और हम इसीलिए तेजस को, राफेल को, इन सबको तेज़ी से इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने पिछले साल ही MiG-27 को जो है वो आखिरी प्लेन को डीकमीशन यानी कि सेवानिवृत्त कर दिया, जिसके बाद में अब वो हमारे पास हमारे बेड़े में नहीं रहेगा। और इन सभी वजहों से जो है वो जल्दी से जल्दी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे जो काम हुआ है और CDS की पोस्ट के बनने के बाद में जो तेज़ी आती लग रही है, थिएटर कमांड बनाना और भी बहुत सारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट जिनकी प्रोसेस अभी चल रही है। इंडिया में ही मेक इन इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे डिफेंस प्रोग्राम को जो है वो बढ़ोतरी मिल रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस में काफ़ी इस बार हमने अच्छा किया है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट आई है वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स के हिसाब से भी है, वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से भी और डिफेंस के अंदर भी है। तो यहाँ पर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस का जो आया है रोल वो आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंट में एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने, लेडी आर्मी ऑफिसर्स ने एंड डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स ने जो हैं वो ये पिटीशन डाली थी कि डिफेंस फोर्सेस में या सेनाओं के अंदर महिलाओं को जो है कमांडर पोजीशंस, यानी कि कमांड करने की जो पोजीशंस होती हैं जहां पर महिलाओं को जो है या महिलाओं को एक तरीके से तवज्जो नहीं दी जा सकती है, उनको जो है वो पोजीशन के लिए ऑफर नहीं किया जाता है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। कमांड पोजीशन मतलब एक पूरी यूनिट का जो हेड होता है उसकी पोजीशन जो है वो मुख्य तौर से, जो कि एक कर्नल रैंक के ऑफिसर के पास में होती है आर्मी वगैरह के अंदर, वो मुख्य तौर से महिलाओं को नहीं दी जा रही थी और इसके लिए महिलाओं को कंसिडर नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर सवाल उठाए गए थे। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी अब कमांड पोजीशन दी जा सकती है। दूसरा मामला जो इसी में जुड़ा हुआ था या इसी के साथ था, तो इसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी दे दिया जाए सेनाओं के अंदर। ये जो है वो आपके समानता के अधिकार के अंदर भी आता है, आर्टिकल 14 के अंदर भी, अनुच्छेद 14 में भी है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो है महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं देना इसका उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर परमानेंट कमीशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर यहाँ पर परमानेंट कमीशन यानी कि जो है वो स्थायी कमीशन जो है वो महिलाओं को कुछ सेनाओं ने अभी
नहीं दिया है और कुछ ने दे दिया था। फॉर एग्जांपल नेवी और एयरफोर्स वगैरह में महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं था। उसी तरीके से आर्मी में भी सभी शाखाओं में, सभी ब्रांचेस में जो है वो इनको परमानेंट कमीशन नहीं था। कुछ ब्रांचेस में जैसे मेडिकल वगैरह में पहले से था, एजुकेशन वगैरह में पहले से था, बट इसको अब बढ़ाकर सभी जो भी ब्रांचेस पहले से महिलाओं को ले रही थी उनके शॉर्ट सर्विस कमीशन को बढ़ाकर अब परमानेंट कमीशन में करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये भी एक करंट में न्यूज़ है जो कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ डिफेंस में महिलाओं के रोल और इन सब चीज़ों को भी लेकर आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट है, ये कुछ ऑफिसर्स के नाम हैं जो इस साल खास तौर से इसी न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं। कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हम कोट भी कर सकते हैं जो नए रहे हैं न्यूज़ में। कैप्टन तान्या शेरगिल, ये पहली महिला कमांडर हैं, महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने आर्मी डे परेड को जो है वो कमांड किया है। या आर्मी डे परेड जो होती है, ध्यान रखना है आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को आता है और ये आर्मी डे परेड को कमांड करने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं, इसलिए ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में मेजर सुमन गवानी। ये अभी कल ही जो है, हम आज वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जो है वो 2 जून है, ये कल ही न्यूज़ में आया है कि सुमन गवानी को जो है वो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो है वो जेंडर के लिए या फिर महिला सशक्तिकरण के एडवोकेट के लिए जो है वो सम्मान जो है वो दिया गया है। तो ये पीस कीपिंग में, यूएन पीस कीपिंग में शांति सेनाओं में गई हैं और ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनको जो है वो ये अवार्ड मिला है। उसी तरीके से सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, ये जो हैं वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, तो इसलिए भी इनका न्यूज़ में नाम रहा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल भी रहे जिनको सुप्रीम कोर्ट में कोट किया गया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा करंट है, इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी सब नाम हम ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कोट नहीं किए गए थे, बट ये अभी करंट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ नाम हैं जो न्यूज़ में भी रहे, सुर्खियों में भी रहे, और ये सब महिलाएं हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, वही पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कमिंग नेक्स्ट लास्ट जो आज के लिए हम स्लाइड पे बात करेंगे तो वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो जैसा आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वगैरह सभी बंद हो चुकी थी, तो भारतीय लोग जो विदेशों में फंस गए थे, खासतौर से मालदीव वगैरह के अंदर, उनको बचाने के लिए भारतीय नौसेना की तरफ से ये अभियान चलाया गया था। आपको ध्यान रखना है, समुद्र सेतु ऑपरेशन भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। किसके लिए? भारतीयों को बचाने के लिए जो विदेशों में फंस गए हैं, किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। इसमें मालदीव से और बाकी सभी देशों से जो है भारतीयों को नौसेना द्वारा बचाया गया था। उसी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ है जो वंदे भारत मिशन था, जो एयर इंडिया ने कंडक्ट किया था, ये डिफेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये समुद्र सेतु है। और इसी तरीके से वंदे भारत जो है वो एयरफोर्स नहीं, आपका एयर इंडिया ने जो है वो कंडक्ट किया था। तो ये कुछ एक मिशन हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस टाइम पे लिए गए हैं, जो कोरोना संकट है उसके दौरान लिए गए हैं। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस साल डिफेंस में हुई हैं, और इनको लेकर आई होप इट्स विल हेल्प यू अलॉट, इससे आपकी कुछ सहायता होगी। थैंक यू।